सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया। मगर जानते हैं, इसी मेरठ में अलकायदा का एक ऐसा सुइसाइड बॉम्बर भी छिपा था जो किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। लिहाजा यूपी एटीएस ने अलकायदा आतंकी के घर दबिश दी, मगर 40 सेकंड के फासले से अलकायदा का आतंकी उजैद बच निकला और इस वक्त वो कहीं भी छिपा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर मेरठ का उजैद कुरैशी अलकायदा का मानव बम कैसे बना और क्या था उसका टेरर प्लान। देखिए रिपोर्ट। मेरठ में मौजूद भाईजान का यह वही मोहल्ला है जहां अलकायदा का सुसाइड बॉम्बर रहता था। मियां भाई के मोहल्ले का यह वही मकान है जिसमें अलकायदा का स्लीपर सेल देश और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ खतरनाक प्लानिंग रच रहा था। लेकिन ये सुसाइड बॉम्बर अब अपने घर पर नहीं बल्कि यूपी में कहीं घूम रहा है। उजैद कुरैशी अलकायदा का आतंकी जो इस वक्त यूपी एटीएस के रडार पर है, उजैद के घर के बाहर योगी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है, उससे जुड़े हर ठिकाने पर दबिश दे रही है। क्योंकि जिस मेरठ में अलकायदा का मानव बम उजैर टेरर साजिश की प्लानिंग कर रहा था, आज उसी मेरठ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मेरठ के रहने वाला अलकायदा आतंकी उजैद किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। इस मामले में यूपी एटीएस की टीम उजैद के घर पहुंची। यूपी एटीएस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, लेकिन आतंकी उजैद महज 40 सेकंड के फासले से बच गया। आखिर कैसे, ये भी आप तस्वीरों के जरिए समझिए। दरअसल शाम 4:26 पर यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आतंकी उजैद के घर पहुंची। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महज 4 मिनट बाद यानी शाम 4:30 पर यूपी एटीएस की टीम उजैद के घर से निकल गई और जैसे ही यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम उजैद के मोहल्ले से बाहर निकली, ठीक 40 सेकंड बाद अलकायदा का आतंकी उजैद स्कूटी पर सवार होकर अपने घर पहुंचा। तस्वीरें देख सकते हैं कि उजैद के घर के पास उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पर लगातार न केवल गश्त लगा रही है बल्कि उसकी तलाश भी कर रही है। उजैद और उसका परिवार फिलहाल फरार चल रहा है और उसी के तहत यहां पर यूपी पुलिस की टीम लगातार उजैद की तलाश में दबिश भी डाल रही है, लगातार उसकी तलाश कर रही है। उसके परिवारों से भी संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें, यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी उजैद के घर के बाहर नोटिस छपवा किया था, जिसे देखकर उजैद के होश उड़ गए। नोटिस देखते ही वो फौरन घर से भाग गया। हैरानी की बात यह है कि बीते 4 दिनों से उजैद के घर पर भी ताला लगा है और उसके घर वाले भी फरार हैं। इस वक्त मैं हूं उजैद कुरैशी के घर पर और यहां देख सकते हैं उसके घर पर यहां पर ताला जड़ा हुआ है। आपको वो नोटिस भी दिखाना चाहूंगा जिसको लेकर उजैद कुरैशी यहां पर फरार हो गया है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि उजैद के ताल्लुकात अलकायदा से हैं और वो स्लीपर सेल की तरह वो काम कर रहा था। ये आप नोटिस देख सकते हैं उजैद कुरैशी पर और इसमें बीएनएस की धारा 113 लगाई गई, यानी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना। गौर करने वाली बात यह है, आतंकी उजैद के घर पर जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो भाईजान के मोहल्ले में कोई भी आतंकी उजैद और उसके घर वालों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने तो उजैद को पहचानने से भी इनकार कर दिया। कैसा लड़का है उजैद? तो मैंने तो कभी है ना आमने सामने हुआ ही नहीं, बच्चों से क्या, मैं तो अपने कारोबार में अब तो बिजी है। अच्छा, हाँ बस। अलकायदा से जुड़े होने का आरोप है, क्या हमें नहीं पता इस बारे में। आपको लगता है कि आतंकी संगठन से जुड़ा होगा? अब मुझे इस बारे में मुझे ये पता ही नहीं कुछ। अच्छा, कुछ पता नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ठीक उजैद के घर के सामने रहते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि उजैद को नहीं जानते हैं और उसके बारे में भी बात करना नहीं चाहते। आप भी सोच रहे होंगे आखिरकार आतंकी उजैद अलकायदा के सुसाइड बॉम्बर कैसे बना, आखिर कैसे वो अलकायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठन के संपर्क में आया। साल 2024 में उजैद जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गया था। इस दौरान उजैद कुरैशी अलकायदा से जुड़े लोगों से मिला और बीते 2 सालों से उनके संपर्क में था। आतंकियों से उसने व्हाट्सएप पर चैट भी की। आड़त है ना उनकी, फ्रूट मंडी। फ्रूट मंडी में? हाँ, दिल्ली रोड पे फ्रूट मंडी में इनका सेब का कारोबार था। वहाँ से कश्मीर से कारोबार है। अच्छा। जितने भी फ्रूट वाले हैं सबका कारोबार कश्मीर से जुड़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि सेब वहीं से आता है और वहाँ से सेब के उसमें पता नहीं कैसा ये समझ आ रहा कैसे ये ताल्लुकात हो कैसे नहीं हो है या नहीं है कनेक्शन इससे।
ये नहीं मालूम। और दरअसल कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और जब उसके फोन की तलाशी ली गई तो उसके अलकायदा से कनेक्शन का खुलासा हुआ। चैट से खुलासा हुआ कि अलकायदा 18 साल के उजैद कुरैशी को सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी में था। जम्मू कश्मीर में बलान फोर्ट इलाके का जम्मू कश्मीर इलाका है, वहां पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था और वहीं के मुकदमे के बाद ये पता चला जम्मू कश्मीर पुलिस को कि उवैद ने एक व्हाट्सएप चैट हुआ था जो अलकायदा से जुड़ा हुआ था और उस व्हाट्सएप चैट में फिदाइन अटैक करने की बात कही गई थी और आर्मी पे अटैक करने की बात कही थी और उसी की जांच के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर पहुंची थी। लेकिन इस पोस्टर देखने के बाद उजैद कुरैशी फरार हो गया। परिवार के लोग भी यहां पर नहीं है। एटीएस का दावा है उजैद अलकायदा के लिए रिक्रूटमेंट का काम करता था और युवाओं को ब्रेन वॉश करता था। इसका मतलब कोई भी मानव वो बन जाएगा, देश को दहलाने के लिए, बेकसूरों का खून बहाने के लिए आतंकियों से मिल जाएगा। भले ही इस वक्त आतंकी उजैद फरार है, लेकिन योगी फोर्स अलकायदा के कबूतरबाज स्लीपर सेल को तलाश करेगी, चाहे वो किसी भी बिल में छिप जाए। मेरठ से राजूराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। कुछ मियाँ भाई ने जिम को लव जिहाद का सेंटर बनाया था, उसे हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाने वाली फैक्ट्री बना लिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में जिम जिहाद का अंत कर दिया। योगी फोर्स ने जिम में लव जिहाद के आरोपियों का जो हश्र किया है, उसके बाद कोई कालनेमी हिंदू बेटी की तरफ आंखें उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि योगी की बुलेट जिम जिहाद के अपराधियों के खिलाफ ऐसी चली है कि फरीद लंगड़ा हो गया है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, घायल व्यक्ति का नाम फरीद है, ये उस पूरी घटना का मुख्य सूत्रधार था। उनके घर पर बुलडोजर गिराया जाए, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जिम मॉड्यूल का मास्टरमाइंड लंगड़ा रहा है। योगी फोर्स ने फरीद अहमद का एनकाउंटर कर दिया। अब न अली बचेगा, न शादाब और न ही जहीर, क्योंकि योगी का संदेश साफ है, सनातन को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जो पाप फरीद, अली, जहीर और शादाब ने किया है, इसका इलाज भी योगी फोर्स ने ढूंढ निकाला है। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। मिर्जापुर में जिम में लव जिहाद का मास्टरमाइंड है फरीद अहमद। यह अपने जिम में आने वाली लड़कियों को वर्कआउट कराने के बहाने बहलाता था, फुसलाता था और धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता था और फिर यहीं से शुरू होता था लव जिहाद का खेल। हिंदू लड़कियों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था, लेकिन फरीद और उसके साथी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही योगी फोर्स ने इन्हें बता दिया कि यूपी में इलाज का असली मतलब क्या होता है। फरीद की लंगड़ाती चाल, चेहरे पर दर्द, योगी के खाकी वर्दी वालों का सहारा। ये एक्शन बताता है कि योगी फोर्स ने यूपी में कैसे पहले जिम जिहादी का बुलेट इलाज कर दिया। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे। योगी फोर्स ने जिम के अंदर हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश रचने वाले अली, जहीर और शादाब को पहले ही सलाखों में भेज दिया था। जिम में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड फरीद के एनकाउंटर ने बाकी तीनों अपराधियों के जहन में दहशत पैदा कर दी होगी। इससे पूछताछ से कुछ चीजें और ज्ञात हुई हैं। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है, इसको हम लोगों ने चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अन्य जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। न सिर्फ जिम में लव जिहाद का अड्डा चलाने वालों पर कार्रवाई हुई है,
बल्कि मुस्लिम बनाने की फैक्ट्री पर योगी ब्रांड का ताला पुलिस ने जड़ दिया है। पूरे मिर्जापुर में फैले 4 जिम सील किए जा चुके हैं, लेकिन हिंदू संगठन सीलिंग से संतुष्ट नहीं है। उनका आक्रोश एनकाउंटर से भी नहीं थमता दिख रहा है। अब तो जिम जिहाद के अड्डे पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़ गए हैं लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस इनको छोड़ेगी नहीं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वहां पर SIT का गठन होना चाहिए और उस SIT के माध्यम से न सिर्फ मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश के अन्य जिले बल्कि देश के अनेक हिस्सों में रहने वाले चलने वाले ऐसे जिमों पर एक गंभीर जांच बहुत जरूरी है। हम प्रशासन यही करते हैं, ऐसे जिम के ऊपर संचालन के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और बाबा जी का बुलडोजर चले जिमों के ऊपर। इसे जिम पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे आरोपियों के मकान पे बुलडोजर कार्रवाई हो तथा उनके पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अभी तो जिम जिहाद के पहले अपराधी पर बुलेट चली है, क्या अब योगी का बुलडोजर भी आएगा? हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अभी तक मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद का धर्मांतरण खेल चल रहा था, लेकिन पहली बार सामने आया है कि जिम के अंदर भी प्लानिंग के साथ हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश हो रही थी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है, ताकि आगे कोई भी ऐसी जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। ऐतिहासिक भोजशाला में कल क्या होगा? हिंदुओं की अखंड पूजा बिना विघ्न के पूरी हो पाएगी? क्या पूजा और नमाज बिना बवाल के हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बस अब 17 घंटे का वक्त बचा है जब धार में पूजा वर्सेस नमाज हो। इसे लेकर वहां कड़ी सुरक्षा है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये तस्वीर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपको बताएगी कि कल के दिन कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा प्रशासन की है। LMG गन वहां पर तैनात की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। भोजशाला में कल किए गए सुरक्षा इंतजामों के बीच लाइट मशीन गन LMG भी लगाई गई है। इसकी तस्वीर आप बिल्कुल यहाँ वीडियो देख रहे हैं। ये वो गन है जिसकी मारक क्षमता 1 किलोमीटर की दूरी तक है। ये प्रशासन ने धार में लगाई है, जो बता रही है कि कल अगर माहौल बिगाड़ने की किसी ने भी कोशिश की तो क्या हो सकता है। अखंड पूजा तो अखंड पूजा करेंगे हम। ये नमाज हमारा विषय नहीं है। नमाज पढ़वाई जाए। जहाँ तक नजर पसारेंगे वहाँ तक आप ये खाकी वर्दीधारी आपको नजर आएंगे। ऐतिहासिक भोजशाला छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। माहौल में तनाव है। कल क्या होगा? प्रशासन के सामने बड़ा सवाल है। इस सवाल और चुनौती की वजह है कल दोपहर 1 बजे का वक्त, यानी वो समय जब भोजशाला में नमाज वर्सेस पूजा हो। वो 120 मिनट जिसमें पुलिस से लेकर प्रशासन तक की अग्नि परीक्षा होने वाली है। बसंत पंचमी और जुमे का एक ही दिन है। भोजशाला में जुमे और नमाज पर विवाद था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां जो सर्वोच्च आदेश आया वो धार जिला प्रशासन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना और नमाज दोनों होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुस्लिम सिर्फ दोपहर में 1 से 3 के बीच नमाज करेंगे। हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव ना हो इसके लिए पूजा और नमाज के लिए अलग अलग जगह दी जाएगी। एंट्री और एग्जिट का रास्ता अलग होगा। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है, उनको 1 से 3 के बीच में डेजिग्नेटेड एरिया में जो नंबर्स वो बताएंगे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उतने लोगों को पास इशू किया जाएगा जो वहाँ पे आके उस समय के बीच में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। पर जो हमारी जो सिचुएशन है, पूरे दिन हम अपनी वहाँ पे पूजा पाठ माँ सरस्वती माँ वाग्देवी की करने की हमें अनुमति मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो गया कि कल 1 से 3 के बीच भोजशाला में नमाज होगी। सवाल वही, क्या उस दौरान हिंदू पक्ष अपनी पूजा जारी रखेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हिंदू पक्ष की पूजा को लेकर किसी समय का जिक्र नहीं। ये बताइए, अखंड पूजा को लेकर अब क्या स्टैंड है? अखंड पूजा जैसा हमने आह्वान किया है, हम अखंड पूजा करेंगे। हाँ, अखंड पूजा करेंगे। जो स्थिति रहे अखंड पूजा ही
अखंड पूजा होगी, हम अखंड पूजा करेंगे। हिंदू समाज ने संकल्प लिया है तो संकल्प की पूर्ति करेंगे। नमाज हमारा विषय नहीं है। सुबह से यज्ञ हवन आरंभ होगा और पूर्णाहुति होगी उसकी। हिंदू समाज अखंड पूजन करे। सुबह सूर्योदय के समय हवन प्रारंभ होता है, होगी, हमारा विषय नहीं है। नमाज कहाँ होगी, कैसे होगी, ये प्रशासन का विषय। हिंदू समाज जहां अखंड पूजा की बात कर रहा है तो मुस्लिम समाज कोर्ट के फैसले का पालन करने की बात कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका साक्षात पालन होगा। हम शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं और आगे भी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। नमाज पढ़ने जाएंगे। बिल्कुल, जो कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश का पालन होगा। इंशाअल्लाह ताला कल भी हम नमाज के लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पूरा पालन होना चाहिए। और मैं सभी धारवासियों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारा धार शहर अमन का शहर है और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। इस साल बसंत पंचमी और जुमा एक दिन है। ऐसे हालात 2016 में आए थे, तब भी इसी तरह का इंतजाम था। मुस्लिम समाज को पहले से निर्धारित जगह पर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया और तब शांतिपूर्ण तरीके से नमाज और पूजा की गई। किसी भी स्थिति में हम कल के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये हमारा परम इसमें कर्तव्य है। उसके साथ ही साथ जो कल का पर्व है वह शांतिपूर्वक तरीके से निकले, इसके लिए कल भी मैंने अपील की थी। भोजशाला में नमाज और पूजा एक साथ होने पर माहौल खराब ना हो, इसके लिए धार में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए। सीआरपीएफ की 8 कंपनियां, आरएएफ, घुड़सवार पुलिस दस्ता तैनात है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों से नजर है। भोजशाला परिसर की 3 लेयर सुरक्षा तैयार है। परिसर में सैकड़ों सीसीटीवी लगाए गए। धार में कानून व्यवस्था की बागडोर संभालने के लिए सड़क पर आपको पुलिस के सीनियर अफसर नजर आएंगे और चप्पे चप्पे पर ये कानून व्यवस्था कायम रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, उसकी बागडोर संभालते नजर आ रहे हैं। कहाँ किसका पॉइंट रहेगा, क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा। 8000 से ज़्यादा पुलिस जवान धार में कल बसंत पंचमी के मौके पर तैनात रहेंगे। बसंत पंचमी और जुमा, इसके पहले 3 बार जब एक साथ पड़ा तब धार में तनाव था। लाठीचार्ज की नौबत आई। अब पूरे एमपी की नजर कल भोजशाला पर रहेगी। 2 घंटे धार प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। सड़क पर बुलडोजर दिखते ही एक ही नाम जहन में आता है और वो है योगी आदित्यनाथ और उनका बुलडोजर मॉडल। योगी का ये पहलवान अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अपने एक्शन मोड में है। जहां अतिक्रमण दिखता है बस वहीं का रुख कर लेता है, वहीं चल पड़ता है। इस बार पीला पंजा भाईजान के अवैध मैरिज लॉन पर चला है। पिछले कुछ दिनों में यूपी में कई अवैध मैरिज लॉन जमींदोज हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यूपी में अवैध बारात योगी कतई नहीं निकलने देंगे। हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं। इनकी परेशानी भाईजान के सामने आने वाला संकट है। जबरदस्त फोर्स है, प्रशासनिक अधिकारी इकट्ठा हैं और सड़क पर बुलडोजर है। ये बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के हैं। वो भी कोई एक आध नहीं बल्कि 1 दर्जन बुलडोजर आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। कोई पीला पंजा अवैध मैरिज लॉन पर चल रहा है, कोई बुलडोजर एक्शन अवैध दुकानों पर हो रहा है। क्योंकि जहां जहां योगी का पहलवान गरज रहा है वहां अतिक्रमण किया गया है। सरकारी जमीन को कब्जा कर कहीं मैरिज हॉल बना दिया गया, कहीं अस्थायी दुकानें बना दी गई तो कहीं छज्जा बाहर निकाल दिया गया। और इन कब्जाधारियों में कांग्रेस नेता नसीम खान भी शामिल हैं, जिन्होंने अंबेडकर नगर में अतिक्रमण करके मैरिज लॉन खड़ा कर दिया। इस अवैध बारात घर में अभी तक निकाह नामे पढ़े जा रहे थे। बारात पहुंच रही थी, लेकिन अब योगी के बुलडोजर ने अवैध बारातों पर ब्रेक लगा दिया है और साफ कर दिया है कि योगी के शासन में अवैध बारात वो निकलने नहीं देंगे। इसमें लगाम लगने वाला है और इसीलिए तो बौखलाहट है कांग्रेस। चिंता दिल्ली की नहीं है, चिंता तो
भाईजान को अवैध जमीन माफिया के रूप में कब्जा कराने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगने वाले अंकुश से है। कांग्रेस नेता नसीम खान के मैरिज लॉन की तरफ जैसे ही बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमा तो इलाके में हलचल तेज हो गई। मियां भाई योगी के 1500 किलो के पहलवान के आगे आकर खड़े हो गए, बुलडोजर एक्शन का विरोध करने लगे। लेकिन योगी का पीला पंजा नहीं थमा। जहां जहां अतिक्रमण मिला वहां अपनी रफ्तार में कार्रवाई शुरू कर दी। कहीं छत उखाड़ दी, किसी दुकान की दीवार तोड़ डाली, कहीं छज्जा गायब कर दिया तो कहीं बाउंड्री वॉल का नामो निशान मिटा दिया। इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि यूपी में अतिक्रमण का मतलब अतिक्रमण होता है, फिर चाहे वो मौलाना तौकीर रजा के करीबियों का हो या फिर किसी नेता का। अवैध पर बुलडोजर चलना तय है। अंबेडकर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कांग्रेस नेता नसीम खान के मैरिज लॉन को जमींदोज कर दिया गया। उसकी 4 दीवारी और गेट पर पीले पंजे ने वार किया, क्योंकि जाम से राहत दिलाने के मकसद से सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। ऐसे में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। ठीक इसी तरह बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के मैरिज हॉल योगी का बुलडोजर गिरा चुका है। रजा पैलेस नाम के मैरिज हॉल को बुलडोजर मलबा कर चुका है। वाजिद बेग के अवैध बारात घर पर बुलडोजर चलाया गया है। साथ ही गुड मैरिज हॉल और एवान ए फरहत जैसे बारात घरों पर भी अवैध निर्माण के आरोप में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। साफ है, योगी का पहलवान चाहे बरेली हो या अंबेडकर नगर, जहां अवैध दिखेगा वहां गरजेगा। भाईजान को ये मैसेज देता रहेगा कि योगी के शासन में अतिक्रमण नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कर लेते हैं ओवैसी की, जिनका गढ़ है हैदराबाद। अब उसी हैदराबाद में हिंदू योगी फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं। हैदराबाद में हिंदुओं ने ऐसा आह्वान किया है जिसमें वो एकजुट होकर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ओवैसी के गढ़ में कहां हो रहे हैं हिंदू एकजुट और क्या है उनका संकल्प? देखिए इस रिपोर्ट। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। जो ओवैसी देश में बुर्के वाली पीएम के सपने देख रहे हैं, जिस शहर में खड़े होकर 15 मिनट वाली धमकी दी जाती है, ओवैसी के अपने उसी शहर में उनके खुद के गढ़ में हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसके लिए अब ओवैसी के गढ़ में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। हैदराबाद में पहली बार धर्म रक्षा सभा होने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठा होंगे। ये आयोजन हैदराबाद के बालापुर में 24 जनवरी को किया जाएगा, जिसे अब कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है। लोग को, जनता को जागरण करने के लिए हम पहले चरण में बालापुर से ये मूवमेंट जागो भाग्यनगर मूवमेंट चालू कर रहे। कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग 24 को बहुत बड़ा रूप से आम सभा करके लोग को जागरण करते रहते। बालापुर में होने वाले इस आयोजन के पीछे जो मकसद है वो देखिए और सुनिए कि क्यों ये हैदराबाद में हिंदुओं के एकजुट होने का बड़ा मौका बताया जा रहा है। इस धर्म रक्षा सभा में लव जिहाद के मुद्दे पर जागरूकता फैलाई जाएगी। हिंदू संस्कृति और धर्म की रक्षा के आह्वान के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के बढ़ते खतरे के खिलाफ भी एकजुट होने की अपील की गई है। इस धर्म सभा का एक और बड़ा मकसद डेमोग्राफी चेंज की हो रही साजिशों को भी रोकना है। राम भक्त उत्साह घुसपैठियों को निकालना बोल के हर एक के मन में आज एक संकल्प आया है। नेटवर्क बोल के इनको हटाने का शुरुआत वारफुट में करने का हम डिमांड कर रहे हैं। क्या डेमोग्राफी चेंज करके देश का आंतरिक सुरक्षा के एक खतरा बनने के लिए ये षड्यंत्र चल रहा। इससे पहले पुलिस ने इस धर्म रक्षा सभा का विरोध भी किया था, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। जिस इलाके में हिंदुओं का ये जमावड़ा होने जा रहा है, उस जगह क्यों हिंदुओं को एकजुट होना पड़ा, अब जरा ये भी समझ लीजिए। बालापुर में अवैध रोहिंग्या के 26 अलग अलग कैंप है, जिसमें करीब 7000 रोहिंग्या रहते हैं। वैसे इस इलाके में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन पिछले वक्त से अवैध रोहिंग्या बढ़ने की वजह से डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश के आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर योगी फोर्स का बॉर्डर पार एक्शन दिखाई दिया है, वो भी मध्य प्रदेश के भोपाल में धर्मांतरण रैकेट के सरगना दाऊद के खिलाफ। दरअसल आगरा धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड सैयद दाऊद अहमद के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस नोटिस के साथ योगी फोर्स भोपाल पहुंची और दाऊद के घर के बाहर मुनादी की।
वो ये कि अगर 5 फरवरी से पहले दाऊद ने सरेंडर नहीं किया तो फिर योगी का बुलडोजर इंसाफ करेगा। देखिए, 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत यह उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है कि अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 5 फरवरी 2026 को समय 11 बजे माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के समक्ष उपस्थित हो। योगी फोर्स की ये मुनादी उस भगोड़े दाऊद के लिए है जो कनाडा में बैठकर धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। भोली भाली हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। मगर जानते हैं, योगी फोर्स ने यह मुनादी आगरा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की, जो आगरा कन्वर्जन गैंग के मास्टरमाइंड सैयद दाऊद अहमद का खुफिया ठिकाना था। श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, किंतु अभियुक्त की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी तथा माननीय न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि अभियुक्त फरार है अथवा स्वयं को छिपाए हुए है। सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में सैयद दाऊद अहमद के भोपाल में मौजूद घर पर योगी फोर्स ने नोटिस चस्पा किया और इसी के साथ 5 फरवरी तक आगरा कोर्ट में पेश होने का फरमान सुनाया। अगर 5 फरवरी को आगरा धर्मांतरण रैकेट का सरगना पेश नहीं हुआ तो दाऊद को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। आरोपी की तमाम संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। आपको बता दें कि दाऊद पिछले 1 साल से कनाडा में छिपा बैठा है। दाऊद पर 2 सगी बहनों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का आरोप है। इसके साथ ही दाऊद पर धर्मांतरण गैंग की फंडिंग का आरोप भी लगा है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं योगी फोर्स ने कई बार भोपाल में दाऊद के घर में दबिश दी, जहां पर उसके पिता के अलावा कोई नहीं मिला। लेकिन जब तक दाऊद पर शिकंजा नहीं जकड़ा जाता तब तक योगी फोर्स उसे छोड़ने वाली नहीं है। कौन असली शंकराचार्य है और कौन नकली, ये लड़ाई अब संत बनाम संत हो गई है। और अब तो इस धर्म युद्ध में योगी आदित्यनाथ को भी उतरना पड़ गया है, क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट हमला बोला था। आज योगी आदित्यनाथ ने बिना अविमुक्तेश्वरानंद का नाम दिए उन पर हमला बोला। सवाल है कि क्या 2026 के पहले धर्म युद्ध का शंखनाद हो गया है? जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, हमें उनसे सावधान होना होगा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। योगी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे। वो हिंदू नहीं है। भयंकर युद्ध को आमंत्रण है। संतन छोड़े संत ही कोटि मिले संत। योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत में नाथ संप्रदाय के महंतों के बीच में थे। योगी के चेहरे पर एक कसक साफ दिख रही थी और वो कसक थी उन पर एक शंकराचार्य द्वारा किए गए व्यक्तिगत हमले की। साधु संत और महंतों के बीच मौजूद योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दिया। भगवान की कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने किसे कालनेमी कहा, उन्होंने किससे सावधान रहने को कहा। योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रहे होंगे, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 1 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी की थी। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि मौनी अमावस्या पर माघ मेले में उनके शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, और उस झड़प की वजह ये थी कि शंकराचार्य अपनी पालकी को स्नान घाट तक ले जाना चाहते थे और यूपी पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका था,
शंकराचार्य की पालकी प्रेम पर भी योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। सोनीपत के नागा बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मौका था। योगी आदित्यनाथ ने मंच से भगवा को बदनाम करने वालों की क्लास लगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का आरोप लगाया था, तो योगी आदित्यनाथ ने उसका भी जवाब दे दिया। एक मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। कोई सोचता था काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आज से 10 साल पहले कोई जाता था, 10 श्रद्धालु एक साथ आने में कठिनाई होती थी, 50 लोग नहीं जा सकते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है, दर्शन कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपने अंदाज में जवाब तो दिया, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कुछ भी योगी आदित्यनाथ को कहा वो संत और महंतों को पसंद नहीं आया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और नाथ संप्रदाय से जुड़े महंत योगी पर हुए हमले के खिलाफ गुस्से में हैं। योगी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। योगी जी को गाली देगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन लोग? कोई भी संत हो, ये जो माघ मेले में हुआ है, जो योगी जी को गाली दे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी जी के खिलाफ साजिश करने वाले या कोई भी ऐसे व्यक्ति हों, तो जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है, वो भगवान को भी प्रिय होता है और भगवान की जनता को भी प्रिय होता है। कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए पुल नंबर 2 का बैरिकेड तोड़ने से लेकर के सभी प्रकार की गतिविधियां, और ये तो पुराना हथकंडा है कि नोटिस में उठाए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये कहिए कि नोटिस दे दिया तो मेरी मानहानि हो गई। इस बीच 48 घंटे के अंदर माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए गए। अब अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद शंकराचार्य विवाद में तब्दील हो गया है। संत और महंत तो ये सवाल उठाने लगे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भी या नहीं। ये विवाद इतना आसानी से नहीं थमने वाला। अब ये 2026 का सबसे बड़ा धर्म युद्ध बन चुका है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण केस से जुड़े अब तक 2 डॉक्टर रमीज और अदील गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस बीच केजीएमयू में मजारों की मौजूदगी में के दावे ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या केजीएमयू में धर्मांतरण गैंग ने अपना पूरा का पूरा सेटअप तैयार कर लिया था? क्या केजीएमयू को धर्मांतरण की फैक्ट्री बनाने का प्लान कर लिया गया था? इलाज ही होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज ही होना चाहिए। 6 मज़ारों का जिक्र प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने अपने पत्र में किया है। 11 अवैध यहाँ पर निर्माण हैं। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया। योगी के घर से महज 5 किलोमीटर दूर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मजार मिली है। लखनऊ में जिस मेडिकल कॉलेज में दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं, जहां से डॉक्टरी में महारत हासिल करते हैं, वहां मजार वाली साजिश रची गई। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई हमारी जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई धर्मांतरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। धर्मांतरण के विरुद्ध कानून हमने बनाया है। पहले धर्मांतरण का गंदा खेल, अब केजीएमयू में मजार मिलने से हड़कंप मच गया है। बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज में अवैध मजार होने का दावा किया है। इससे जुड़ा पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा है। मजार पर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। अब सबकी निगाहें केजीएमयू पर अटकी हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये मजार यहाँ बनवाए किसने? क्या इन मजारों का कनेक्शन धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज से जुड़ता है? इसकी तहकीकात के लिए जी मीडिया की टीम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पहुंची तो मजार की मौजूदगी ने सवाल की फहरिस्त को और लंबा कर दिया।
ये जो एक छोटी सी मज़ार आप देख पा रहे हैं, इस वक्त इसमें ताला पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर मौजूद है। और जिन 6 मज़ारों का जिक्र प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने अपने पत्र में किया है, उसमें से ये एक मज़ार है। एक तरफ से आप आएंगे, दूसरी तरफ से यहाँ से निकल के जाएंगे। और इसी तरीके की लगभग अभिजात मिश्रा का मानना है कि 10 से 11 अवैध यहाँ पर निर्माण हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, जिसमें से 6 का नाम उन्होंने लिख कर यहाँ पर फिलहाल दिया है। सवाल है कि क्या मज़ारों के पास कन्वर्जन गैंग की कोई मीटिंग होती थी? क्या इन मज़ारों से धर्मांतरण का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी तादाद में KGMU में मज़ारें आई कहां से? क्योंकि अगर इन मज़ारों का धर्मांतरण गैंग से कोई लिंक है तो ये मेडिकल कॉलेज में इसके बड़े नेक्सस की ओर इशारा करता है। ऐसे में वहां इलाज कराने पहुंच रहे लोग भी इनका विरोध कर रहे हैं। इलाज ही होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज ही होना चाहिए। सरकारी संस्थानों की जमीनों पर यदि कोई भी इस प्रकार का अतिक्रमण बना हुआ है तो उसे हटाना ही आवश्यक है। जहां मंदिर मस्जिद वाली बात होती है वहां पे हॉस्पिटल बना दिया जाए, अगर वहां पे यूनिवर्सिटी बना दिया जाए तो वहां पे पढ़ लिख करके डॉक्टर जो निकलेंगे। योगी प्रशासन डॉक्टर रमीज के मामले में तहकीकात कर ही रहा था कि KGMU में 6 मज़ारों की मौजूदगी के दावे ने पूरे केस को और उलझा कर रख दिया है। क्योंकि डॉक्टर रमीज से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और गंभीर खुलासे हो रहे हैं। कोई किसी की दोस्ती के लिए क्या कर सकता है? आप सोचेंगे कि बहुत कुछ, लेकिन क्या कोई किसी की चमचागिरी के लिए खुद को बर्बाद कर सकता है? अपने लोगों को दांव पर लगा सकता है? ऐसा ही कुछ किया है इसने, मुनीर ने। जी हां, जो कि ड्रैकुला बन के अपनी ही आवाम का खून पीने में लगा है। ट्रंप के लिए मुनीर क्यों बन गया है ड्रैकुला, और क्यों पाकिस्तान में एक बार फिर आवाम मुनीर पर निकाल रही है अपना गुस्सा? देखिए इस रिपोर्ट में। जो डर पाकिस्तानियों के मन में था, जिसे लेकर पाकिस्तान की आवाम न दिन में चैन ले पा रही थी न रात में नींद, वो सच हो गया। ट्रंप की चमचागिरी करता करता मुनीर अब पाकिस्तान के लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी कंगाली ले आया है। जो पाकिस्तान कर्ज पर सांसें ले रहा है, मुनीर ने उसी पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। मुनीर ने ट्रंप की 9100 करोड़ वाली डील के लिए हामी भर दी है। पाकिस्तान ने ट्रंप के दिए ऑफर के मुताबिक गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को अब ट्रंप की ऑफर के ही मुताबिक $1 अरब यानी 9100 करोड़ रुपए देने होंगे। मुनीर ने हामी तो भर दी, लेकिन जो चिंता पाकिस्तानियों को खाई जा रही है वो ये कि इस पीस बोर्ड में शामिल होने की फीस $1 अरब मुनीर लाएगा तो लाएगा कहां से, और क्या उसके लिए भी बाकायदा EMI देनी पड़ेगी?